हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवी9। आप देख रहे हैं रूबरू नीरू के साथ। बैंड बाजा बारात से हुई धमाकेदार शुरुआत, फिर उन्होंने बरसाई गोलियों की रासलीला, रामलीला। गुंडे बनकर लोगों से कहने लगे दिल धड़कने दो। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी ने उन्हें बना दिया बेफिक्रे। फिर क्या था, सिम्बा और सूर्यवंशी भी कूद पड़े मैदान में और मार ली बाजी वर्ल्ड कप 83 की। लेकिन अब हो जाइए होशियार, खबरदार, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयेश भाई जोरदार, the one and only रणवीर सिंह। वेलकम टू नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर दैट इंट्रो। रूबरू विद नीरू। सारा सुना मैंने, गली बॉय मिस हो गया। इस पर भी कुछ लाइन सोचिएगा। गली बॉय पर आप बता दीजिए। 13 मई को जयेश भाई जोरदार आएगा। तू नंगा ही तो आएगा, क्या घंटा लेके जाएगा? आओ शे जयेश भाई, लाओ शे मजा। ओहो, केम छो जयेश भाई? मजामा परेशान करता है तारा पजामा। केम छो तमे? मजामा, रियली मजामा, बहुत खुश हूँ। फिल्म आ रही है अब कितने 4 दिनों में और बहुत अच्छी बनी है। और बस मैं उतावला हूँ कि ऑडियंस के सामने हम प्रेजेंट करें। बहुत प्यारी फिल्म है और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, लेकिन है बड़ी एंटरटेनिंग, कमर्शियल एंटरटेनिंग, मतलब हंसाने वाली फिल्म, जो अगर आपके साथ कनेक्ट कर गई कैरेक्टर्स तो आप शायद टच होके, मूव होके शायद आंसू भी आ जाए और एक मैसेज जो है वो भी शायद आपके दिल में बस जाए, जो हम कहना चाह रहे हैं इस फिल्म के द्वारा। तो बस ऐसे ही होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, प्री रिलीज नर्वसनेस ज़्यादा होता है कि लोगों को कैसे लगेगी। हमने तो पूरे ईमान से बनाई है, तो an exciting time and a nerve wracking time at the same time। आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल रिलेट करता है ये। क्या? फायर क्रैकर। अच्छा, आपको लगता है मैं फायर क्रैकर हूँ? एनर्जेटिक, लाउड, ओके, एनर्जेटिक, एक्सप्लोसिव, फैशन सेंस में देखे तो एवरी टाइम एक्सप्लोरिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि खजाना है। एक्टिंग का तो है ही, आपकी क्राफ्ट में तो है ही, आपके लुक्स में एंड एवरीथिंग, यू नो। सो यंगस्टर्स लुक अप टू यू। लुक्स में मैं आपको ताज्जुब की बात है, पता है, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा कभी गुड लुकिंग कंसिडर ही नहीं किया। और जब मैं बयां करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं बस एवरेज लुकिंग हूँ, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि मैं अलग अलग लुक्स में आ सकता हूँ। जैसे इसके जोरदार, जयेश भाई जोरदार के लुक के पहले कपिल देव था, ऐसे बिल्कुल दिखता ही नहीं है। उसके पहले गली बॉय, उसके पहले सिम्बा, मतलब लुक्स मुझे बदलना बहुत पसंद आता है। हालांकि अब जो मैंने इस प्रमोशनल कैंपेन के दौरान ये बयां किया है कि मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ गुड लुकिंग, तो मुझे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं मेरे फैंस के, जो मुझे पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है। क्यों आप ऐसे बोल रहे हो कि आप गुड लुकिंग नहीं हो, इतने गुड लुकिंग हो? फिर उठा में यहाँ वहां से मेरे फोटोज उठा के भेज रहे हैं। आपका क्या कहना है, ये बंदा गुड लुकिंग नहीं है? तो चलो मैं उनकी बात मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि हाँ ठीक है, मैं भी गुड लुकिंग हूँ। हाँ, क्योंकि लोगों के लिए इट्स नॉट ओनली, यू नो, it's not important for me to confidence, it's not important for me to look good। पर्सनालिटी होनी चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए। मुझे जो अट्रैक्टिव लगता है वो लुक्स के काफ़ी बियॉन्ड होता है। जो जैसे वो सिर्फ गुड लुकिंग होने से मुझे कोई अट्रैक्टिव नहीं लगता। एक वाइब होनी चाहिए, पर्सनालिटी, एक एनर्जी, एक चुस्पा होना चाहिए, वो मुझे अट्रैक्ट करता है। और मेरे लिए भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं गुड लुक करूं, मैं अपनी फिल्मों में कैरेक्टर को ट्रू करूं, कैरेक्टर से ट्रू रहूं। कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं टकला कैसे दिखूंगा, इफ आई गो बॉल्ड विल आई बी गुड लुकिंग। मैंने तो मतलब आई वाज द फर्स्ट वन कि हाँ यार, बाजीराव के लिए टकले हो जाएंगे कि यार विल ऐसे इतनी लंबी दाढ़ी में इतने लंबे बाल लेके विल आई लुक गुड। ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं है। मेरी ओनली एंड ओनली प्रायोरिटी है कैरेक्टराइजेशन। तो चाहे इतनी लंबी दाढ़ी होनी पड़े या सर मुंडवाना पड़े या जितने मसल्स इतनी मेहनत से बनाए उनको घटाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पैरामाउंट इम्पोर्टेंस उस चीज़ से अटैच्ड है कि
मैं कैरेक्टर की तरह दिखना चाहता हूँ। जो मेरा विजन है, डायरेक्टर का जॉइंट विजन है कैरेक्टर के लिए, उसको मैं ऑथेंटिकली रेंडर करूँ। बस वो मेरी प्रायोरिटी होती है। शायद यही वजह है आपने जो कहा कि वो वाइब होनी चाहिए। हाँ, तो आदित्य चोपड़ा ने शायद वो वाइब ही देखी थी, क्योंकि उन्होंने तो आपको बता दिया था हाँ। ऋतिक रोशन जैसे लुक्स हाँ, नहीं हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन आदि साहब की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने एक ही ऑडिशन में मुझे स्पॉट कर लिया था, जैसे डिस्कवर कर लिया था, और पूरा श्रेय उनको जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से उस वक़्त हबीब सर जो राइटर थे, वो भी श्योर नहीं थे मुझे लेके, मनीष शर्मा भी श्योर नहीं थे मुझे लेके, अनुष्का शर्मा भी, ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द फिल्म बैंड बाजा बारात, कोई मुझे लेके, मेरी कास्टिंग को लेके श्योर नहीं था। सिंगुलर कन्विक्शन, एक आदमी ने बिलीव किया कि हाँ, इस लड़के में वो बात है, और उन्होंने, मुझे याद है अभी तक दोहराते हैं कि मुझे वो पर्सनल लेवल पे कहते हैं कि अभी उनको पूछता हूँ कि आपने कैसे इतना बड़ा, 35 साल हो गए थे उस टाइम को यशराज को, कभी किसी न्यू कमर को लिया नहीं, आपने क्या देखा मेरे अंदर उस टाइम पे, क्या सोच के ऐसा रिस्क लिया मेरे साथ? मैंने कहा बच्चे, तू जानता नहीं है कि तूने ऑडिशन में क्या किया था। मेरे पूरे करियर में मैंने कभी ऐसा एक ऑडिशन देखा नहीं था। मैंने एक ऑडिशन में तेरा पूरा करियर देख लिया था। और जब भी ये हबीब, मनीष और अनुष्का आके मुझे बोलते थे, मैं उनको बोलता था तुम लोग पागल हो, मुझे अगला शाहरुख खान मिल गया। सोचो, Okay. सच इज द विजन ऑफ द मैन, सच इज द फोरसाइट ऑफ द मैन। एक दिन वो था, एक दिन आज है। और बैंड बाजा बारात से शुरुआत की थी, और ये जर्नी 10 साल बाद जयेश भाई जोरदार के साथ, जो मेरे हिसाब से ऐसे कभी कभी फुल सर्कल हो जाता है ना, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मेरे पहले इंटरव्यूज, आप मानेंगे नहीं, बैंड बाजा बारात के लिए हम जहाँ बैठे हैं वहीं हुआ था। यहाँ 10 फीट की दूरी पर मैंने अपना पहला इंटरव्यू जिंदगी का दिया, और हम वहीं है 10 साल बाद एक और पेशकश लेकर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं भी मैंने भी ग्रो किया है बतौर एक कलाकार। और आदि सर ने जब भी मुझे फ़ोन ही किया है इस फिल्म के लिए और बुलाया, आजा सुन ले, कुछ कमाल आया है, तब तब भी मुझे लगा कि यार देखो, रोज रोज तो आदित्य चोपड़ा फ़ोन करके आपको ऐसे नहीं बोलते, शायद से कुछ होगी बात इस बारे में, आप जाके सुनिए। जो मैंने नरेशन सुना, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऑन द स्पॉट किसी फिल्म को हाँ की है, वो है जयेश भाई जोरदार। कि कभी कभी बड़ी से बड़ी फिल्म, एक दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, कभी कभी आप ले ले तो सोचने के लिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के, करियर के। ये एक ऐसी फिल्म है, प्योर इंस्टिंक्ट, प्योर इम्पल्स, ऑन द स्पॉट, जैसे ही बंदे ने बोला एंड दैट इज द एंड, मैं उठा, ताली बजाई, मैंने कहा भैया, आपके अंदर से निकली हुई ये कहानी बोली जानी चाहिए, आप, यू रियली हैव समथिंग वेरी पोटेंट टू से हियर, एंड आई एम डूइंग योर फिल्म। वो बस मैं ऐसे लिपट गया मुझसे, और फूट फूट के रो रहा था पूरे 5 मिनट के लिए। मनीष सर अंदर आए, कहा, मैंने कहा सर where on this has to be done। मनीष सर भी आए, अच्छा ऑन, वेरी गुड। आदि सर आ गए तो वो तो बहुत ही सरप्राइज्ड एंड शॉक, वो तो कह रहे थे ये कैसे हो गया, मतलब ऑन द स्पॉट करें। फिर हम लोग उस दिन बहुत खुश थे, क्योंकि, और आदि सर ने मुझे कहा भी, बेटे 10 साल हो गए और यू कंटिन्यू टू इम्प्रेस मी, अभी भी तू मुझे इम्प्रेस करता है। क्योंकि मनीष को तो लगा और मुझे भी लगा, लेकिन अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तेरे अंदर वो क्षमता है कि जब कुछ स्पेशल रखा जाए सामने, तो सब कुछ भूल भुला के, कि कौन डायरेक्टर है, नया है, कभी एक फिल्म नहीं बनाई है, क्या है, कौन होगा को स्टार, कभी बनेगी, कैसी बनेगी, किस बजट पे बनेगी, कुछ नहीं सोच के आपने वो स्पेशल चीज़ रिकग्नाइज की इस स्क्रिप्ट के अंदर, जो मैंने रिकग्नाइज की। और वो है कि इसका इसका बहुत बहुत ही प्योर हार्ट है इस फिल्म का। और ही वॉज वेरी हैप्पी विथ मी एंड वेरी प्राउड ऑफ मी। उनको बहुत गर्व था उस मोमेंट में मुझे लेकर, और वो एक तरीके से मेरे गुरु हैं। तो हमारे माँ बाप को और हमारे गुरु को वो वाली फीलिंग देना, कि उनको हमारे ऊपर गर्व महसूस होए, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड फुलफिलिंग फीलिंग्स इन द वर्ल्ड। बस मेरे मम्मी पापा मुझसे प्राउड हों और मेरे गुरु मेरे से प्राउड हों, मैं और कुछ चाहता ही नहीं।
फिल्म के माध्यम से एक सोशल मैसेज दिया जा रहा है, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप इसको लेकर वरीड है, एक्साइटेड है, या यू फील स्पेशल अबाउट इट? नर्वसनेस तो होती है, आप पूरे दिल से पूरी ईमान से कुछ चीज़ बनाते हैं और फिर ऑडियंस देखती है। ऑडियंस तो मालिक है, माई बाप है। ऑडियंस जैसे बोलेगी, जैसे दर्जा देगी, प्यार देगी, इज्जत देगी, नहीं देगी, कितने सवाल उठते हैं आपके जहन में। ये नेचुरल सी बात है कि आपको थोड़ी सी नर्वसनेस होती है प्री रिलीज, लेकिन मैं अब थोड़ा इवॉल्व हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ। तो अब मेरी सोच ऐसी है कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, कि मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो प्रोसेस होता है क्रिएशन का, वो ही प्राइज होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ऐसा एक सुनहरा मौका मिला अपनी कला दिखाने का और कलाकारी करने का। तो आपने पिक्चर की, आपने बमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह जैसे दिग्गज एक्टरों के साथ काम किया, उनसे सीखने को मिला। आपने नई नई एनर्जी, नई फ्रेश एनर्जी शालिनी और जिया के साथ काम किया, दिव्यांग के साथ काम किया, कुछ नया सीखने को उनसे भी मिला। कुछ नई एनर्जी जो इन्फेक्शियस होती है वो आपके अंदर आ गई। आपने अच्छे अच्छे सीन्स किए, अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए एक्शन और कट के बीच। बस वही तो रिवॉर्ड है, वही तो प्राइज़ है। बाकी पिक्चर अच्छा करेगी, बुरा करेगी, लोगों को अच्छी लगेगी, नहीं करेगी, अगर प्यार और इज्जत देंगे तो बस वो होगा सोने पे सुहागा। वरना तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक्टर हूँ और मुझे ऐसी बढ़िया फिल्में करने का मौका मिलता है और मैं करता हूँ, मुझे सीखने को मिलता है और मैं ग्रो करता हूँ। ये ही सबसे बड़ी बात है। अब इसके ऊपर पिक्चर चल जाए और प्यार प्यार और इज्जत मिल जाए तो ये तो बोनस होगा, सोने पे सुहागा होगा। ये दूसरी फिल्म है जिसमें आप एक गुजराती कैरेक्टर जी। प्ले कर रहे हैं। किस तरह से आप हर रोज़ होमवर्क करते हैं अपना? क्या ये दूसरी बार प्ले कर रहे हैं तो डू यू थिंक कि हाँ, मैंने पहले ऐसा किया हुआ है, या आपका जो खजाना है वो हर बार आप नया-नया कुछ निकालते रहते हैं? मैंने तो दिल्ली का कैरेक्टर भी दो बार किया है। मैंने गुजराती कैरेक्टर अब दूसरी बार कर रहा हूँ। महाराष्ट्रन कैरेक्टर 2 बार किया है। यूपी बिहार उस बेल्ट का हुआ नहीं है, पर होगा और ज़बरदस्त होगा जब होगा। वो लहजा मैंने अब तक अपने रेpertoire में शोकेस नहीं किया है। होपफुली मौका मिलेगा और मैं वो कर पाऊँगा इस बार। लेकिन अब क्या होता है, जब मैं रामलीला कर रहा था तो वो लहजा लेकर आना मेरा आइडिया था। मैंने पिच किया था, मैंने बंसाली साहब को पूछा था कि मैं ऐसे बात करूं, क्योंकि मैं गुजरात गया था बाकायदा रिसर्च करने के लिए। रिसर्च करके आया, मैंने कहा मुझे लगता है राम का लहजा ये है, आप सुन के बता दो। मैंने 2 लाइन नहीं बोले और उन्होंने बोला ऐसे यही है, यही कर। फिर उसको कंटिन्यू किया हम लोग ने बाजीराव मस्तानी में। जयेश भाई, लेकिन मुझे तब भी पता था कि चाहे मराठी हो चाहे गुजराती हो, उस प्रांत के अलग अलग हिस्सों में वही भाषा अलग तरीकों से बोली जाती है। जैसे पुनेरी मराठी बम्बईया मराठी से अलग है। बिल्कुल। वैसे ही गुजरात के जो अर्बन सेंटर्स हैं, रूरल सेंटर्स में वो जो लहजा बोलते हैं वो उनसे डिफरेंट है। अहमदाबाद में जो बोला जाता है बिल्कुल। वो रूरल पार्ट्स में डिफरेंट होता है। तो हमारा रूरली सिचुएटेड जगह है, प्रवीणगढ़ है, जो फिक्शनल जगह है। तो हमारे ऑप्शंस खुले थे। बाकी मैंने सोचा हाँ बिल्कुल राम जैसे सुनाई देना नहीं चाहिए, ये तो दैट वुड बी मी रिपीटिंग अ ट्रिक, मुझे सेम सेम कभी नहीं करना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया कि जो एग्जैक्टली जो बात आपने बोली कि आपने पहले किया है तो हाउ डज दैट वर्क, उसके लिए मैं कहूँगा मैंने स्पेशल अटेंशन दिया था कि जयेश का लहजा राम से अलग हो। और उसके लिए मैंने दिव्यांग ठक्कर हमारे डायरेक्टर की मदद ली, जो पक्के गुज्जू भाई है। ओके। तो इस बार कितना होमवर्क किया उनके साथ मिलकर आपने? एक्सेंट पर खास बात करें तो हमारे साथ एक डिक्शन कोच भी थे जो डे टू नाइट रहते थे सेट पे, लेकिन वर्कशॉप्स के टाइम ही दिव्यांग और मेरे बीच हम लोग ने क्रैक कर लिया था कि इसकी ये कैसे सुनाई देता है। तो जब वो जो हमारे भाई साहब थे भट्ट साहब, उनके साथ हम लोग सिर्फ वो रूरल लिंग्विस्टिक्स वाली मस्ती करते थे कि
ये एक वर्ड बोल दे, जलसा बोल दे, जलसा जलसा ऐसा सब लोग गुजरातियों को खास करके बहुत अच्छा लगेगा, और जो गुजराती नहीं है उनको कोई नया यूनिक वर्ड सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो समझ भी आएगा क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट में प्लेस किया। तो ऐसे लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज और डायलॉग्स के साथ खेलना, अलग अलग एक्सेंट्स के साथ खेलना, ये मुझे बतौर एक कलाकार उसमें बहुत मज़ा आता है। और अब मैंने इतनी बारी किया हुआ है कि लोग रिकग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शाबाशी देते हैं, वाहवाही करते हैं, तो दैट्स वेरी फुलफिलिंग फॉर मी। जब आप कोई कुछ सिंसियर एफर्ट करो और कोई उसको रिकग्नाइज करे और आपको बोले कि भैया आप बहुत अच्छा करते हैं ऐसे, तो अच्छी फीलिंग आती है, फुलफिलिंग फीलिंग आती है। गुजराती कल्चर की बात करें तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं या आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे उनका खाना बहुत पसंद है। I knew. गुजरातियों का खाना बहुत पसंद है, जो कुजीन है वो एकदम दुनिया में यूनिक है। गुजराती खाना जैसा है, जो आइटम्स हैं वो सब मेरे फेवरेट होते हैं। फाफड़ा जलेबी कॉम्बो, ढोकला, ऊंधियो, गाठिया, थेपला, थेपला, छुंदो, छुंदो, खिचड़ी कढ़ी, आई उनकी जस्ट मतलब कचौरी। मैं अब क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है ना, आप मेन स्ट्रीम में काम करते हो, जैसे अभी मैं करण जौहर की फिल्म कर रहा हूँ, तो उसमें ब्रीफ दिया गया है बकायदा कि आपका कैरेक्टर बहुत गुड लुकिंग कैरेक्टर है, तो आपको फिजिक बनानी होगी, थोड़ा हॉट एंड सेक्सी लगना है, गुड लुकिंग लगना है। तो वो कैरेक्टर के हिसाब से मुझे भी रॉकी बन के, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो फिल्म है, रॉकी बन के मेंटेन करना पड़ता है। तो मतलब खाने को मिलता नहीं है ये सब, बट जो जो गुजराती स्नैक्स होते हैं ना, मेरे फेवरेट होते हैं भाई। तो आई थिंक अहमदाबाद का भी दौरा करके आएंगे हम 2-3 दिनों में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं अहमदाबाद जाऊँ और वहाँ का लोकल खाना खाऊँ, दबा के खाऊंगा। मैंने अभी से ट्रेनर को बोल के रखा है कि देखो उस दिन मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, उस दिन मैं सब कुछ खा के नो आऊंगा। रेस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस। जब दीपिका ने सबसे पहले आपका ये प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, आपका लुक देखा, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन? She had a very positive reaction. She was very happy. उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि वो, और जब उनसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, जो कि हर चीज़ के लिए नहीं मिलता है, शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे साथ तो कुछ अच्छा है तो बोलेगी, बुरा है तो भी बोलेगी, और उनके स्टैंडर्ड्स हर चीज़ के लिए बहुत हाई हैं और होने भी चाहिए लाइफ में, हाई स्टैंडर्ड्स। तो मेरी 10 में से एक चीज़ उनको पसंद आती है। तो उन्होंने जयेश देख के ये बात कह दी कि यू डिड इट अगेन। आज लाइक आपका क्या मतलब? और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उन्होंने 83 के टाइम पे मुझे क्या कहा था, कि उनके एक्सपीरियंस में, वो भी इसी देश में पली बड़ी हैं और बचपन से हिंदी फिल्में देखते आ रही हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान है हिंदी सिनेमा का। उन्होंने ये बयां किया, मुझे ऑब्जर्वेशन की और मुझे बयां किया कि कमर्शियल हिंदी मेन स्ट्रीम लीडिंग मैन में इतनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टराइजेशन आज तक किसी ने किया नहीं है। कि उन्होंने कपिल देखा यार, तू खिलजी भी बन गया, तू बाजीराव भी बन गया, तू बैंड बाजा बारात में जैसे था बिट्टू भी बन गया, गली बॉय में भी बन गया, सिम्बा भी बन गया। तो ये अलग अलग डाइवर्स कैरेक्टर्स, वेरिड कैरेक्टर्स, इस टाइप की वर्सिटिलिटी और इस टाइप की डिस्टिंक्टिव कैरेक्टराइजेशन की अपने पर्सोना से परे आप इतने दूर चले जाओ कि सारे लोग बोले कि 5 मिनट 10 मिनट आप पिक्चर देखो, आप भूल ही जाते हो कि आप रणवीर को देख रहे हो, आपको सिर्फ कपिल नजर आ रहा है। तो जब दीपिका ने ऐसा कहा कि आप जितना घुसते हो कैरेक्टर्स में और इतने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स क्रिएट करके प्रेजेंट करते हो, ये कभी हमारे सिनेमा में हुआ नहीं है। फिर मैंने भी सोचा यार ये ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोल गई मेरी बेबी प्यार मोहब्बत में। फिर मैंने गिनती कराई और उसने गिनती कराई कि उसने मेरे को बोला नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, ऐसे थोड़ी, तो मैंने कभी भी तेरे को ऐसे बोला है बड़ा चढ़ा के सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट कि मैं तेरी लवर हूँ इसके लिए, नहीं, तू गिनती कर। तो फिर उसने मुझे गिनती कराई और मैंने सोचा हाँ यार हमारे मेन स्ट्रीम में ऐसा पहले हुआ नहीं है। तो जब जयेश का ट्रेलर देखा उसने, तब उसने बोला कि यू डिड इट अगेन वंस अगेन, आप
ऐसा कर पाएँ कि आपने एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नेवर बिफोर सीन, मतलब अपने आप को पूरे गिरगिट की तरह एक पूरे तरीके से आप पूरा पूरा पर्सोना चेंज करके एक कैरेक्टर एक बार फिर आपने प्रेज़ेंट किया है। और वो जब, क्योंकि वो मुझे इतनी इंटिमेटली जानती हैं, उनसे जब मुझे कॉम्प्लीमेंट अक्सर नहीं मिलता, कभी-कभी मिलता है, तो जभी भी वहाँ से दीपिका से मुझे ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट देती है, तो इट मीन्स रियली अ होल लॉट टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमसे बात करने के धन्यवाद लिए, आपका। और हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।